तो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स। टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें डेटा मेंबर्स ने कल पहली बार इंट्रोड्यूस करे। लाइक अकाउंट क्लास के अंदर अपने अकाउंट नंबर बताया, बैलेंस बताया, उसके बाद फिर आपका और भी चीज़ें थी जो अकाउंट में हो सकती थी। अब उसी चीज़ को और थोड़ा सा मुझे आगे लेके जाना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरऑल जो डेटा मेंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। इंस्टेंस डेटा मेंबर्स, दूसरा होता है क्लास डेटा मेंबर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इमेजिन करिए मैं किसी बैंक के अकाउंट को ऑटोमेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, कई सारे। 6 बजे लैंड होगा, अभी से आवाज क्यों आ रही है? चलो, तो अब बारिश, चलो, ये मेरे कुछ अकाउंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे कुछ डेटा मेंबर्स पे करना है, लाइक अकाउंट नंबर, बैलेंस, आईएफएससी। मुझे तीन डेटा मेंबर चाहिए। इंस्टेंस डेटा मेंबर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी डेटा मेंबर बिलोंग करेगा तो वो इंस्टेंस डेटा मेंबर कहलाएगा। उसकी उतनी ही कॉपी क्रिएट होंगी मेमोरी में जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, और वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमारा स्टोर होगा। ऐसे डेटा मेंबर को इंस्टेंस डेटा मेंबर कहते हैं। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे डेटा मेंबर जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हों इंस्टेंस डेटा मेंबर कहते हैं। क्लास डेटा मेंबर उसे कहते हैं जो क्लास के लिए बनाया जाता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो उसको यूज कर सकते हैं, उसको वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबके अपना अपना क्लास डेटा मेंबर नहीं होगा। अब जो मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ उसमें अगर मैं आईएफएससी कोड को देखूं तो एक ही ब्रांच का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो एक ब्रांच में जितने भी अकाउंट ओपन हुए होंगे हर अकाउंट का अकाउंट नंबर अपना अपना होगा, सबका अपना अपना बैलेंस होगा। कोइंसिडेंटली दो का सेम हो सकता है लेकिन होगा अपना अपना। लेकिन क्या एक ही ब्रांच में जितने अकाउंट होंगे सबका आईएफएससी कोड भी अलग अलग होगा? नहीं, आईएफएससी कोड तो सबका एक ही होगा, सबका जितने भी हैं सब एक ही आईएफएससी यूज कर रहे होंगे हमारे। ठीक है। अब ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी नया अकाउंट ओपन होगा तो इन तीनों में से क्या मेमोरी में क्रिएट होना चाहिए, क्या नया बनना चाहिए इन तीनों डेटा मेंबर से? अगर कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बैंक में तो उसका अकाउंट नंबर नया आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता जो अकाउंट नंबर है उन्हीं में से किसी का यूज कर लो, वो उसका अपना है या मेरा अपना होगा। अकाउंट नंबर नया बनेगा, और फिर तो बैलेंस भी तो अपना आएगा नया, दूसरे का बैलेंस थोड़ी यूज करेंगे। अच्छा, क्या नया अकाउंट खुलेगा तो उसका आईएफएससी कोड भी नया आएगा? नहीं, वो भाई शेयर कर दो, चल रहा अब तक। ठीक है। तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में हमारा अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सब चीजें हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम चाहते हैं। लेकिन हम आईएफएससी कोड सबके लिए अलग अलग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं आईएफएससी कोड एक ही आना चाहिए मेमोरी के अंदर। और ये जो आईएफएससी कोड आया है ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करने लगे हैं, शेयर कर। अगर कोई नया भी बन जाए तो अपना अकाउंट नंबर लेकर आए, अपना बैलेंस लेकर आए, लेकिन आईएफएससी कोड वो यही शेयर कर। अगर इस कॉन्सेप्ट को
हम सिंटैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दो टर्म्स दिए जा रहे हैं। इंस्टेंस डेटा मेंबर्स जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे, ऑब्जेक्ट के आने पर वो मेमोरी में आएंगे, ऑब्जेक्ट के चले जाने पर वो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, तो इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस डेटा मेंबर थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। क्या करेंगे अगर जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो? मान लो किसी अकाउंट विलन हो गया, क्लोज हो गया, है ही नहीं, इन बातों का मतलब ही नहीं है। अब क्लास डेटा मेंबर वो होते हैं जो जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं सबके लिए शेयर्ड होते हैं, सबके लिए कॉमन है। अगर आईएफएससी बदलेगा, मान लो कोई ब्रांच दूसरी बैंक के साथ मर्ज हो गई, तो आईएफएससी कोड बदल गया। अब बदल गया तो सबको बदलेगा ना, ऐसा तो नहीं इंडिविजुअल को बदलेगा हमारा। तो ऐसे डेटा मेंबर को क्लास डेटा मेंबर हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के बाद अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान के चलिए ये जो बैच है जिसमें आप सब लोग हैं, इस बैच को मैं एक क्लास मान लेता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट इस बैच में भी हैं उनको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। अब मैं कुछ डेटा मेंबर्स लिख रहा हूँ, आप गैस करने की कोशिश करना इस एग्जाम्पल में किसको आप इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाएंगे और किसको आप क्लास डेटा मेंबर बनाएंगे, ये मानते हुए कि क्लास डेटा मेंबर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। और क्लास डेटा मेंबर क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। इंस्टेंस डेटा मेंबर property of individual object separate copy is allocated inside object। class data member property of class a single copy is allocated and shared to all objects। ये बात जानते हुए अब उस एग्जाम्पल को मैं लाता हूँ कि मान लो ये बैच है, इस बैच में जितने भी स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट हो गए, और इस बैच को मैंने क्लास मान लिया। अब अगर आपसे कहा जाए ड्यूकेट आईडी, आपने जब ड्यूकेट में एडमिशन लिया था तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा, फिजिकल या सॉफ्ट कॉपी जो मिली होगी। यूकेट आईडी को मैं एक डेटा मेंबर मानकर चलना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आपके पास जो नोटबुक है जिस पर आप कुछ लिखते हैं, उसके बाद इस क्लास में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिससे आप सामने देख पाते हैं। इसके अंदर क्लास के अंदर एसी लगे हुए हैं। अब मुझे सोच कर बताओ कि इन चार को अगर मैं डेटा मेंबर मानूं तो इस एग्जांपल में किसको इंस्टेंस डेटा मेंबर आप मानना चाहोगे और किसको क्लास डेटा मेंबर मानना चाहोगे? ये डेफिनेशन है इंस्टेंस डेटा मेंबर की, क्लास डेटा मेंबर की, और ये चीजें हैं हमारी। ड्यूकेट आईडी और नोटबुक को आप कह रहे हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर मानना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट से बिलोंग करेगा, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी आईडी है। एक नया स्टूडेंट आएगा उसकी नई आईडी आएगी। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी कॉपी जो लिखोगे। क्लास में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है वो सबके लिए अलग अलग लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है। अगर ये खराब हो गया तो इसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। अभी जिस कंपनी का लगा है कल को बदल कर दूसरी कंपनी का लगा दिया जाए तो इसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। सेम सर एसी।
एसी जो क्लास में लगा हुआ है ये क्लास डेटा मेंबर है, पूरी क्लास के लिए लगा हुआ है, एक एक स्टूडेंट के लिए नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं है एक स्टूडेंट आएगा अपने एसी साथ में लेकर आएगा और जाएगा तो साथ में लेकर चला जाएगा, एक ही लगा है। कोई नहीं भी हो तब भी एसी है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक डेटा मेंबर मान लो, यानी कि अपने आप को अगर मैं एक डेटा मेंबर मान लूं, तो कैसा डेटा मेंबर हूं मैं? क्लास डेटा मेंबर या इंस्टेंस डेटा मेंबर? यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं इंडिविजुअल जा जाके पढ़ा रहा हूँ, किसी के कान में कुछ पढ़ा रहा हूँ दूसरे के में कुछ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका ट्रेनर बदलता है तो सबके लिए बदलेगा, जो भी चेंज होंगे सबके लिए होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्लास डेटा मेंबर और इंस्टेंस डेटा मेंबर को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया नाम की क्लास है। हर इंडियन इंडिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट, 140 करोड़ इंडियन है, हर इंडियन इंडिया क्लास का एक ऑब्जेक्ट मान लो। डेटा मेंबर हमारे पास आई आधार, उसके बाद नेम, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। अब इन तीन को अगर मैं डेटा मेंबर मान लूं तो कौन कैसा डेटा मेंबर है? आधार और नेम हर इंडियन का अपना अपना हो सकता है, जस्ट अ कोइंसिडेंस, हजारों लोगों का नाम सेम होगा लेकिन है तो सबका अपना अपना ही। प्राइम मिनिस्टर सबके अपने अपने नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री के एक ही है, 5 साल तक यही रहेंगे, बदलेंगे तो सबको बदलेंगे, फिर से ही आएंगे तो सबके लिए यही आएंगे। तो ऐसे डेटा मेंबर जो एक ही होते हैं, जिनकी एक ही कॉपी होती है और वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए शेयर होते हैं, तो ऐसे डेटा मेंबर को क्लास डेटा मेंबर कहते हैं। आई गेस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इंस्टेंस डेटा मेंबर और क्लास डेटा मेंबर में क्या डिफरेंस है। लेकिन कोड कहानियों से नहीं बनता, कोड बनता है कुछ लिखने से। तो अब ऐसा क्या लिखें पाइथन के प्रोग्राम में कि देखने वाले को ये पता चल जाए कि ये मैंने जो लिखा है वो इंस्टेंस डेटा मेंबर है और ये जो मैंने लिखा है ये क्लास डेटा मेंबर है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आसान सी छोटी छोटी क्लास बना लेता हूँ। समझाने के लिए कोई अकाउंट इंडिया या कोई ऐसी क्लास नहीं बना रहा, सिंपल सी टेस्ट नाम से क्लास बना ली, सिंटैक्स को समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया। तो सिंटैक्स ये कहता है कोई भी डेटा मेंबर अगर आप क्लास के ब्लॉक में डायरेक्टली बनाते हैं, डायरेक्टली का मतलब है लाइक दिस, x = 10, तो कोई भी डेटा मेंबर क्लास के ब्लॉक में डायरेक्टली बनाया जाता है तो इसको क्लास डेटा मेंबर कहा जाता है। लेकिन कोई भी डेटा मेंबर जो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, चाहे कंस्ट्रक्टर से आए चाहे मैन्युअली ऑब्जेक्ट के नेम पे डॉट लगा कर आए, तो किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर आता है तो हम इन जनरल कंस्ट्रक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू 20, तो वो डेटा मेंबर जो हम ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं इन जनरल कंस्ट्रक्टर से करते हैं। तरीके हमने कल और भी पढ़ लिए थे डेटा मेंबर ऐड करने के। तो ये हमारा इंस्टेंस डेटा मेंबर कहलाता है। तो कौन डेटा मेंबर क्लास है? एक्स, एक्स इज क्लास डेटा मेंबर और यहाँ पर वाई इज इंस्टेंस डेटा मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ? कल भी आप सब डेटा मेंबर पढ़ा रहे थे, तो जाने अनजाने में कल मैंने आपको जो डेटा मेंबर्स पढ़ाए हैं वो इनमें से कौन से वाले थे? इंस्टेंस वाले। तो कल हमने इंस्टेंस डेटा मेंबर को जाने अनजाने में पढ़ लिया है। आज हम इसको प्रॉपर कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं कि भाई डेटा मेंबर्स टोटल 2 टाइप के होते हैं और इस कॉन्सेप्ट से डिसाइड करते हैं और फिर इस तरह से सिंटैक्स में उनको लिखा जाता है।
ठीक। अब सर इनको यूज कैसे करना होता है? तो क्लास डेटा मेंबर को यूज करने का सिंटैक्स होता है क्लास का नेम डॉट जो क्लास डेटा मेंबर है उसका नाम। तो क्लास का नेम क्या है मेरा? टेस्ट। जिस क्लास का क्लास डेटा मेंबर यूज करना है उसी क्लास का नाम लिखेंगे डॉट क्लास डेटा मेंबर। ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बना चुके हैं तो क्लास डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट के लिए भी शेयर होता है हमारा, आईएफएससी सबको शेयर होगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूं टेस्ट क्लास का, फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू टेस्ट T1 नाम दे दिया, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूं T1 डॉट एक्स, तो भी चल जाएगा। तो क्लास डेटा मेंबर को हम क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के, और ऑब्जेक्ट के नेम से भी डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंस डेटा मेंबर को हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? T1 डॉट वाई। तो जो वाई है वो इंस्टेंस डेटा मेंबर है, और इंस्टेंस डेटा मेंबर किसी मेथड के अंदर सेल्फ लगा के एक्सेस किया जाता है, और मेथड के बाहर ऑब्जेक्ट के नेम पर डॉट लगा के एक्सेस किया जाता है। ठीक है। अब अगर सर इस बात का प्रूफ हमें चाहिए कि एक्स इंस्टेंस डेटा मेंबर है, तो इसकी उतनी ही कॉपी बनेगी जितने ऑब्जेक्ट आपने बनाए हों। और सॉरी, एक्स क्लास डेटा मेंबर है, इसकी एक ही कॉपी बनेगी। और वाई इंस्टेंस डेटा मेंबर है, तो इसकी उतनी ही कॉपी बनेगी जितने ऑब्जेक्ट बनाए। प्रैक्टिकली इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? आउटपुट तो दिख गया, लेकिन हम मेमोरी में जाके देख कर नहीं आ सकते ना कि किसकी कितने कॉपी बनी होंगी। वो तो समझा ही जा सकता है बस। तो कोई ऐसा तरीका जिससे हम कोड में दिखा भी पाए कि देखो इसकी अलग अलग मेमोरी बन रही है, इसकी एक ही बन रही है, तो उसको कोशिश करते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई और यहाँ पर वाई लिख। इस कोड का मीनिंग बता सकते हो? इस कोड का मीनिंग क्या हुआ? T1 ऑब्जेक्ट बन गया। T1 ऑब्जेक्ट में क्या आया होगा? क्या आया होगा T1 में? 20। 20 वैल्यू किसकी बनी होगी? वाई नाम के डेटा मेंबर की। ठीक है। फिर T2 ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर भी वाई डेटा मेंबर आया होगा, उसकी वैल्यू क्या रही होगी? 30। ठीक है। अब सर यही तो प्रूव करना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, कि 20 वाई की वैल्यू अलग है T1 के लिए, और 30 अलग है कॉपी और इसके लिए। मैं कहा चलो, अब मैंने प्रिंट कराया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं T1 के बाई की वैल्यू बदलना चाहता हूँ, T1 डॉट वाई इक्वल टू, मैंने कर दिया 200, तो मैंने किसके बाई की वैल्यू बदली है? T1 के। अब अगर बाई एक ही है तो T2 की बदल गई होगी फिर। और बाई अलग अलग है, T1 का अलग है, T2 का अलग है, तो फिर ये तो बस T1 की बदली है। T2 के अंदर अभी भी बाई की वैल्यू क्या होगी? इससे सर ये तो प्रूफ हो गया कि इंस्टेंस डेटा मेंबर जिसका नाम आपने अपने एग्जाम्पल में बाई लिया है, उसकी उतनी कॉपी बन रही है जितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बात प्रूफ नहीं होती कि इसकी एक ही कॉपी बनी है। तो चलो इसको भी प्रूव कर। अब हमें अभी सिखाया गया कि क्लास डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, क्लास डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट से एक्सेस कराते हैं। T1 डॉट एक्स, T2 डॉट एक्स।
तो एक्स की वैल्यू जो भी है मिल गई हमें, 10 10 दोनों के लिए मिल गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, और आउटपुट में अगर दोनों ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एक ही मेमोरी में था और दोनों लोग उसे शेयर कर रहे थे। और अगर मैंने एक्स को चेंज करा लेकिन वो किसी एक के लिए ही चेंज हुआ, दोनों के लिए नहीं हुआ, तो फिर प्रूफ होगा कि भाई दोनों का अलग अलग होगा, तभी तो चेंज नहीं हो रहा है। करते हैं चेंज। क्लास डेटा मेंबर को चेंज करने का सिंटैक्स होता है, क्लास के नेम पे डॉट लगाकर उसको चेंज करेंगे। तो क्लास का नेम है टेस्ट डॉट एक्स इक्वल टू, उसकी वैल्यू मान लो मैंने 100 कर, तो एक्स क्लास डेटा मेंबर था, क्लास के नेम से मैंने उसकी वैल्यू बदलकर एक्स। अब देखते हैं कि T1 के अंदर एक्स कितना है और T2 के अंदर कितना है। मैंने तो क्लास डेटा मेंबर एक्स की वैल्यू चेंज करी है, अगर वो एक ही है तो दोनों के लिए वही शेयर हो रहा होगा, दोनों की वैल्यू क्या हो गई होगी। तो देखो मेमोरी में जाकर नहीं देख सकते, आप कोड बनाकर ही समझ सकते हो कि ये एक बार मेमोरी में आया है, पर ऑब्जेक्ट के लिए आया है, जैसे भी है इसी तरह से कोड बना बनाकर आप अपना देख सकते हो। अब जब हम अपना कोड बना रहे हैं तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। इंस्टेंस डेटा मेंबर का नाम भी मैंने एक्स कर दिया और क्लास डेटा मेंबर का नाम भी मैंने एक्स कर दिया। अब मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मुझे अभी सिखाया गया कि आप ऑब्जेक्ट पर डॉट लगा के इंस्टेंस डेटा मेंबर भी यूज कर सकते हैं और क्लास डेटा मेंबर भी यूज कर सकते हैं। अभी तक क्या था, दोनों के नाम में अलग अलग रख रहा था। अब दोनों के नाम कैसे हो गए, सेम हो गए। जिस नाम से क्लास डेटा मेंबर है उसी नाम से इंस्टेंस डेटा मेंबर है। अब मैं ऑब्जेक्ट पे डॉट लगाकर एक्स लगाऊंगा तो ये किस वाले डेटा मेंबर को हिट करेगा। तो इस केस में प्रियोरिटी ऑब्जेक्ट पहले अपने इंस्टेंस डेटा मेंबर को देता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम डॉट लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस डेटा मेंबर को पहले अपने अंदर झांक के देखेगा कि मेरे अंदर तो नहीं है कहीं है। अगर उसके अंदर मिल गया तो वही ला कर दे देगा, अब उसे मतलब ही नहीं क्लास डेटा मेंबर वो था या नहीं था। तो अगर ऐसा हुआ तो टी डॉट एक्स का आउटपुट कितना आना चाहिए फिर, 100 आना चाहिए। 100 ही आ रहा है। पार्ट ऑफ पुअर कोडिंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि हम क्लास डेटा मेंबर को अभी भी यूज करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो फिर तो क्लास के नेम से ही करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट के नेम से तो वो कभी मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो पहले अपने अंदर ढूंढेगा जाके। तो अब स्टैंडर्ड सिंटैक्स आ गया। मान लीजिए आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, आपने ये कोड कहीं लिख कर देखा, आपसे कह दिया किसी ने एबीसी नाम की एक क्लास होती है और हमने यहाँ पर लिख दिया डॉट एक्स। आप इंटरप्रेट क्या करेंगे, एक्स क्या हो सकता है, एबीसी क्लास का क्लास डेटा मेंबर, क्योंकि किसी भी क्लास पे डॉट लगा के उसका क्लास डेटा मेंबर एक्सेस कर। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई मेरे पास कोई ए नाम का ऑब्जेक्ट है एबीसी क्लास का, और अब मैंने ऐसे लिखा ए डॉट एक्स, अब बताओ इस सिंटैक्स को देखकर आप क्या इंटरप्रेट करेंगे कि एक्स उसका क्या होना चाहिए, इंस्टेंस डेटा मेंबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक्स उसके अंदर इंस्टेंस डेटा मेंबर नहीं हुआ और क्लास डेटा मेंबर हुआ तब भी ये सही है सिंटैक्स। लेकिन ऐसा हम रिकमेंड नहीं करते, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के नेम पे डॉट लगाएं, मेक श्योर इंस्टेंस डेटा मेंबर ही यूज करें, और अगर मुझे क्लास डेटा मेंबर यूज करना है तो यही सिंटैक्स मुझे यूज करना चाहिए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई कंफ्यूजन कोड पढ़ने वाले को नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने ये कोड लिखा और उसी पर्सन ने एबीसी क्लास बनाई, तब तो वो जानता है कि मैंने एक्स क्या रखा है क्या नहीं रखा।
ठीक है, ये है नहीं तो एरर आ जाएगी इसको। अब डेटा मेंबर हमारे कितने तरह के होते हैं, ये हमारी समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मेथड्स। मेथड्स के भी टाइप होते हैं। तो सर आपने तो मेथड पढ़ा रखे हैं हमारे लिए, तो जो मैंने पढ़ा रखे हैं ना वो इन्हीं में से कोई एक पढ़ लिया आपने। अब जो रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है हमारे लिए। ठीक है। तो टाइप ऑफ मेथड्स, तो कोई हमसे पूछ ले कि हम मेथड बनाते ही क्यों हैं, क्लास के अंदर हम मेथड बनाते ही क्यों हैं, क्या आंसर दोगे? किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग ने अपर मेथड बनाया तो स्ट्रिंग पर अपर ऑपरेशन हो सकता है, अगर स्ट्रिंग क्लास ने अपर मेथड नहीं बनाया होता तो ये काम ही नहीं हो पाता। इसका मतलब स्ट्रिंग क्लास को अलग अलग लॉजिक लिखने थे, अपर का, लोअर का, स्टार्ट्स विद का, एंड्स विद का। तो उन्होंने सारे लॉजिक कहाँ लिखे हैं, मेथड बना बना के तो लिखे हैं। तो आप भी को भी यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी क्लास बनाई, अब उस क्लास में आपको कोई लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक लिखने के लिए आप क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। एक मेथड में एक तरह का लॉजिक लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्लास बना रहे हैं कैलकुलेटर, तो उसके अंदर एक मेथड बनाइए ऐड करने, एक बनाइए मल्टीप्लाई करने का, एक बनाइए लॉग निकालने का, एक बना दीजिए पावर निकालने का, काइंड ऑफ इस तरह से आप इमेजिन करते हैं कि एक क्लास में कितने मेथड बनाने चाहिए और क्या करने के लिए बनाने चाहिए। अब ओवरऑल मेथड आप 100 बनाओ, 200 बनाओ, 1000 बनाओ, जितने भी मेथड आप बनाते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है इंस्टेंस मेथड, दूसरा होता है क्लास मेथड, और तीसरा होता है स्टैटिक मेथड। तीन तरह के हमारे पास मेथड होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। जब मैंने आपको टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स पढ़ाई तो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि इंस्टेंस डेटा मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, क्लास डेटा मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल लिए, बैंक वाला, इस बैच का, है ना, इंडिया का। उसका फिर मैंने सिंटेक्स पढ़ाया। अब जब मैं आपको टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ा रहा हूँ तो ये टॉपिक ऐसा है कि अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाऊंगा तो कम समझ में आएगा। मैं पहले इसका सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ और फिर उस सिंटेक्स को रिवर्स करके हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या निकला। ऐसा हमारी लाइफ में हम तब करते हैं जब कोई भी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, तो हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहिए, हमें पहले उसका सिंटेक्स या उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार चला कर देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हम थोड़ा सा चीजों को इमेजिन करने लगते हैं। हमें कोई चीज जब चलती दिखाई देती है, थोड़ा सा बढ़ता है हमारा कॉन्फिडेंस। फिर अगर हम उस चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करें तो शायद हम ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। चीजें आसान है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद सिंटेक्स। चीजें थोड़ी लार्ज स्केल पर हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उल्टा कर दो पढ़ने का तरीका। पहले उसका प्रोग्राम बना लो, उसके बाद समझने की कोशिश करो कि मैंने जो प्रोग्राम में लिखा है आखिर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा हो। ठीक है, तो मैं इस बात को उल्टा करके पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, मेथड क्या होते हैं, बिना ये जाने कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाए गए तीन तरह के मेथड, ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जब एक बार पहले तीनों तरह के मेथड बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंटेक्स पे चलते हैं। अगर कोई मुझसे कह दे बना के दिखाओ तो कैसे बनाएंगे, पहले वो काम। तो मैं अभी तीन मेथड बना रहा हूँ, तीनों में किसी को अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने एक ढांचा तैयार करा बस अभी। दिस इज M1। एक मेथड बनाया M2। दिस इज M2। एक मेथड बनाया M3। दिस इज M3। अब क्या चाहते हो, हम चाहते हैं इन तीन मेथड में से एक एक को एक एक टाइप का बना दो। ठीक है, तो अब
अगर किसी भी मेथड को आप इंस्टेंस मेथड बनाना चाहते हैं तो उसमें हम सेल्फ पैरामीटर पास करते हैं। तो इस पर हम करते ही आ रहे हैं। मतलब अभी तक आपने जाने अनजाने में जो मेथड पढ़े हैं वो इंस्टेंस मेथड ही पढ़े हुए हैं। ऐसा मेथड जिसमें सेल्फ पैरामीटर होगा उसको हम इंस्टेंस मेथड कह रहे होते हैं। किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए दो चीजें आपको करनी होती। पहला, उस मेथड में भी एक पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा। उस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कन्वेंशनली उस पैरामीटर का नाम CLS रखा जाता है। CLS साउंड करता है क्लास के लिए। अभी थोड़ा समझेंगे कॉन्सेप्चुअली कि क्या उसका मतलब है, अभी वो सिंटैक्स देख रहे हैं। तो CLS नाम का एक पैरामीटर बनाते हैं क्लास मेथड के लिए। और दूसरा काम क्या करते हैं, इस मेथड पर एक पाइथन की लाइब्रेरी में डेकोरेटर है जिसका नाम है क्लास मेथड। उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। क्या लगाएं, ऐड क्लास मेथड डेकोरेटर। जब मैंने अभी 4 क्लास पहले डेकोरेटर पढ़ाए थे आपके लिए, तो मैंने खुद का डेकोरेटर फंक्शन बनाना सिखाया आपको, और फिर डेकोरेटर फंक्शन को किसी फंक्शन पे लगाना सिखाया। हम आगे अपना डेकोरेटर फंक्शन नहीं बना रहे हो। पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में डेकोरेटर फंक्शन ढेरों हैं। हम उन्हें अपने वाले मेथड या फंक्शन में यूज कर रहे हो। उनमें से एक अभी आया, क्लास मेथड डेकोरेट। अगर किसी भी मेथड को जो क्लास के अंदर आप बनाते हैं, क्लास मेथड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मेथड के ऊपर क्लास मेथड डेकोरेटर लगा देते हैं। ठीक है सर, लगा दिया। अब आ जाओ, इसको सर हम बनाना चाहते हैं स्टैटिक मेथड। तो पाइथन की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया कि भाई इसमें भी कोई पहला पैरामीटर होना चाहिए। आपको अपने पैरामीटर देने हैं तो आप दे देना। पाइथन की तरफ से बाउंडेशन नहीं है कि पहला यही होगा। बट इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में बाउंडेशन है कि पहला पैरामीटर आपका नहीं होता। पहला पैरामीटर लैंग्वेज की तरफ से कुछ आता है, उसको रिसीव करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद के आप अपने बना लेना जो बनाना चाहें उन दोनों। स्टैटिक मेथड में हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका मन, आप देना चाहें पैरामीटर तो आप दें, आप ही उसका आर्गुमेंट देंगे फिर। और दूसरा रूल, इसके ऊपर एक डेकोरेटर लगाएंगे जिसका नाम होगा स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। अगर हम किसी भी मेथड को बनाते समय इस सिंटैक्स का यूज करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमने कौन सा मेथड बनाया हो। क्लास मेथड हो गया, ये हमारा स्टैटिक मेथड हो। अब मेथड बिना कॉल करे एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई नहीं चला, चलना भी नहीं चाहिए था सर। मेथड है, अपने आप थोड़ी चल जाएगा। सर कंस्ट्रक्टर इनमें से किसी में आता, हमने पहचानो। कंस्ट्रक्टर इन्हीं तीनों में से कोई एक टाइप का मेथड होता है, कौन सा होता होगा? इंस्टेंस मेथड, क्योंकि उसमें पहला पैरामीटर क्या होता है हमारा, सेल्फ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेथड हमारा होता है। अब आगे चलें। मुझे इंस्टेंस मेथड कॉल करना है, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जिस क्लास का इंस्टेंस मेथड कॉल करना है। तो ये बात तो हम जानते हैं, हमने कहा जो आप जानते हैं उसी को इंस्टेंस मेथड कहते हैं। बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा ये भी आप जानते हैं, एक बार लिख देते हैं। बाई इंटरप्रेटर T1 डॉट M1, और T1 को ही एज आर्गुमेंट पास कर दिया गया। क्या नाम रखा मैंने, टी। ठीक है, अब बात आई कि क्लास मेथड को कैसे कॉल करें। तो क्लास मेथड को कॉल करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, क्लास मेथड को क्लास के नेम से डॉट लगाकर कॉल किया जा सकता है। क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, टेस्ट डॉट M2। क्या इंटरप्रेटर इसमें चेंज करता, हमने कहा करता है। बाई इंटरप्रेटर जिस क्लास के ऊपर डॉट लगाकर हम मेथड कॉल करते हैं उस क्लास की कॉपी एज आर्गुमेंट पास कर दी जाती है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, CLS, मतलब क्लास। इसमें क्लास की कॉपी आकर स्टोर होगी।
इसमें वो ऑब्जेक्ट खुद आकर स्टोर होगा जिसने मेथड कॉल किया, है ना। रखने को आप इसका नाम आई रख लो, जे रख लो, साइंस क्या है वो समझ में आना चाहिए। चलाएंगे तो चलेगा, हमने कहा बिल्कुल चलेगा। अब क्लास मेथड ये कह रहा है कि आप चाहो तो मुझे ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट एक सिंटैक्स है, आप ऐसा कर सकते हो, तो कर लेते हैं। t.m2 इंटरप्रेटर चेंज करेगा, आम ही है भाई। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर यहाँ पे टी को हटाकर टी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका नाम लगा दे, .m2। इसका मतलब इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट पर कभी भी क्लास मेथड चलाता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उस क्लास का ही नाम लगा देगा जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट था। तो हमें लग रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट पे कॉल कर दिया, बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर कह रहा है मैंने इस कॉल को इसमें बदल दिया। ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक मेथड को कॉल करने की। तो जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड हमारे कैसे कॉल होते हैं। स्टैटिक मेथड ने कहा कि हम भी क्लास के नेम से ही कॉल होते हैं, और ऑब्जेक्ट से भी आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने कहा फिर डिफरेंस क्या है आप में और क्लास मेथड में। उसने कहा करो फिर बताते हैं क्या डिफरेंस है, करते हैं चलो। M3 मेथड कॉल करा। अब इंटरप्रेटर के पास गए, इंटरप्रेटर करो क्या करना है इसमें आपने। तो इंटरप्रेटर कह रहा है कुछ नहीं करता मैं इसमें, जैसा आपने लिखा है इसको एज इट इज ही एग्जीक्यूट कर दूँ, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि स्टैटिक मेथड जब आप कॉल करते हैं क्लास के नेम पर, तो एज इट इज वो हमारा कॉल कर दिया जाता है इंटरप्रेटर की तरफ से। कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता, अगर आपने करे होते तो होता, लेकिन इंटरप्रेटर इसमें कुछ ही पास नहीं करता है। क्लास मेथड भी ऐसे ही कॉल होता है, लेकिन क्लास मेथड में इम्प्लिसिटली फर्स्ट आर्गुमेंट क्लास का नेम पास करा जाएगा, स्टैटिक मेथड में ऐसा नहीं किया जाता है। M3। अब M3 को अगर आप ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे भी, यानी स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट पे भी चल जाएगा, बाय इंटरप्रेटर चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे, ऑब्जेक्ट को हटा के क्या लगा देगा वो क्लास का नाम। तो अब हमें टाइप ऑफ मेथड्स, थोड़ा सा इमेजिनेशन में चीजें आसान हो गई। अब हम इमेजिन कर पाएंगे कि हमारी पाइथन क्लास में अगर मैंने 100 मेथड्स बनाए हैं, तो वो 100 के 100 मेथड इन्हीं तीनों में से किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, या तो वो इंस्टेंस मेथड रहे होंगे, या वो क्लास मेथड रहे होंगे, या वो स्टैटिक मेथड रहे होंगे। बनाने वाले को ये सिंटैक्स आना चाहिए, और जिसको कॉल करना है उसको ये सिंटैक्स आना चाहिए। दोनों को आ गए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। ठीक है, कि सर हमें कब कौन सा मेथड बनाना चाहिए। तो मैं उसको लिख रहा हूँ। अगर आप इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं तो उसकी वजह ये होती है कि आप जो भी लॉजिक लिख रहे हैं मेथड के अंदर, वो लॉजिक इंस्टेंस डेटा मेंबर का यूज करके लिखा गया होगा। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट को थोड़ा समझिए। किसी भी मेथड को किस टाइप का बनाना है, इस बात का डिसीजन डिपेंड करता है कि आप डेटा मेंबर क्या यूज करना चाहते थे मेथड के अंदर या नहीं करना चाहते थे। करना चाहते थे तो वो डेटा मेंबर कौन थे। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ इंस्टेंस मेथड, मैं क्यों बनाऊंगा, क्योंकि जो लॉजिक मैं लिखने जा रहा हूँ मेथड के अंदर, लॉजिक डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस डेटा मेंबर्स। यानी कि जो लॉजिक आप लिखने जा रहे हैं वो लॉजिक डिपेंड करता है किस पे, इंस्टेंस डेटा मेंबर। अभी भी देखो ये वो है, मैं लिख रहा हूँ समझ में बहुत कम आएगा, लेकिन जब मैं इसका प्रोग्राम बना दूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए। आप क्लास मेथड कब बनाते हैं, जब आपका लॉजिक क्लास डेटा मेंबर पे डिपेंड करता है।
लॉजिक डिपेंड्स ऑन क्लास डेटा मेंबर। अब क्या मतलब है इस बात का, वो देख। और तीनों को एक साथ पहले लिख लेते हैं, फिर तीनों को ही प्रोग्राम बनाते हैं। स्टैटिक मेथड आप तब बनाते हैं जब आप अपना लॉजिक लिख रहे हैं। लॉजिक डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्टेंस और क्लास डेटा। अब देखो, इस कहानी में एक क्लास चलो बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आसान रहेगा। मान लो मैंने कैल्सी नाम की क्लास बनाई। अब मैं इसके अंदर मेथड बनाना चाहता हूँ, उससे पहले मुझसे कहा गया मेथड के बारे में बाद में सोचना। पहले ये सोच लो कि डेटा मेंबर बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। हमने कहा बनाने हैं, तो पहले वो बना लो जो बनाने हैं। मैंने कहा चलो, अब आप मुझे देखकर ये बताना कि जो मैं डेटा मेंबर बना रहा हूँ, ये कैसे डेटा मेंबर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बताओ एक्स और वाई कैसे डेटा मेंबर है इसमें, इंस्टेंस डेटा मेंबर। अब आप बताओ क्या करना चाहते हो। हमने कहा हमें लॉजिक लगाना है, किस बात का, मल्टीप्लाई करने। एक मेथड के अंदर बनाओ मल्टीप्लाई। अब हम रुक गए, किसका मल्टीप्लाई करोगे। हमने कहा वैल्यूज का। कहाँ है वैल्यूज। हमने कहा वो डेटा मेंबर जो इंस्टेंस वाले हैं, उनमें जो वैल्यूज पड़ी होंगी उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। अब ये बताओ, यहाँ पर एक्स और वाई जो इंस्टेंस डेटा मेंबर वाले हैं कैसे आएंगे। यहाँ पर हमने कहा भी रुको, आधा आधा कोड लिखते हैं। मैंने क्या करा, कैलसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए। एक में 3 4 वैल्यू पास कर दी, और कैल क्लास एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 4 5 वैल्यू पास कर दी। अब ये बताओ, मल्टीप्लाई के अंदर जब मैं मल्टीप्लाई कराना चाहूँ, तो मैं चाहता हूँ कि C1 के डेटा का मल्टीप्लाई हो जाए 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 आ जाए। और यही मल्टीप्लाई से मैं चाहूंगा कि जो C2 के डेटा मेंबर है 4 और 5, उनका भी ये मल्टीप्लाई कर दे। तो अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर ऐसे लिख दूं कि भाई C1 डॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई C1 डॉट वाई, तो क्या ये मेथड C1 के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर के लिए मल्टीप्लाई कर पाएगा। नहीं। मैं यही चाहता था कि ये मेथड में जो लॉजिक लिखूं मल्टीप्लाई का, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दे। अब मैं यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट को सोचते हुए लॉजिक लगाऊं, तो यहाँ पर मैं क्या सोचूंगा, सेल्फ के बारे में। कि अगर मैं यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर ले लूं और यहाँ सेल्फ के साथ मैं लॉजिक इंप्लीमेंट कर दूं, तो अभी मुझे भी नहीं पता कि सेल्फ में कौन ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई मेथड को C1 ऑब्जेक्ट पे कॉल करा दूं और C2 पे कॉल करा दूं। तो ये बताओ, जब मल्टीप्लाई मेथड कॉल होगा तो C1 एज आर्गुमेंट पास होगा यहाँ पर, और वही कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, सेल्फ में। अब ये मेथड C1 का एक्स और C1 का वाई मल्टीप्लाई कर देगा 12। और जब मैं इस मेथड को C2 पे कॉल कराऊंगा तो यहाँ पहुंच गया C2। अब यही कोड C2 का एक्स और C2 का वाई मल्टीप्लाई कर देगा 20। अब इस बात को अगर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मैं उस पिक्चर को दोबारा लाता हूं। मैं अपनी क्लास में इंस्टेंस मेथड बनाना चाहिए कब, इफ लॉजिक डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस डेटा मेंबर्स। जो मैं लॉजिक लिखने जा रहा हूँ मेथड के अंदर, वो किस पे डिपेंड कर रहा था,
इंस्टेंस डेटा मेंबर पर, यानी कि जो मुझे मल्टीप्लाई करना था वो उन्हीं का करना था जो इंस्टेंस डेटा मेंबर थे। और किसी भी इंस्टेंस डेटा मेंबर को आप इंस्टेंस मेथड में यूज कर सकते हैं सेल्फ लगाकर। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आती है कहानी। अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा बना, इस बार मेरे पास एक्स और वाई नाम के क्लास डेटा मेंबर, पहले से मैंने इनमें वैल्यू अपनी फिट कर रखी है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ इस क्लास डेटा मेंबर का यूज करते हुए मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ। तो किसी ने कहा ऑब्जेक्ट से तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही क्या है? क्लास डेटा मेंबर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्लास के नेम से, तो कैलसी डॉट एक्स और कैलसी डॉट वाई। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको इसको इंस्टेंस मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे क्लास मेथड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे इंस्टेंस मेथड बनाएंगे तो अननेसेसरी मेथड को कॉल करने के लिए आपकी मजबूरी क्या हो जाएगी कि आपको क्लास का क्या बनाना पड़ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्यों बना रहे हो, क्यों मेमोरी खराब कर रहे हो, सीधा क्लास के नेम से कॉल कर लो। है ना, जब क्लास डेटा मेंबर ही यूज करने हैं और क्लास के नेम से वो यूज हो जाएंगे मेथड के अंदर, तो मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी क्यों रखनी? के नेम से कॉल करा दो उसे, तो तब कर पाओगे जब यहाँ पर क्या लगाओ, क्लास मेथड डेकोरेटर लगाओ। अब अगर मैं कैलसी क्लास का यूज करता हूँ, कैलसी डॉट मल्टीप्लाई, चल गया? अगर क्यों नहीं चलेगा? ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इन फ्यूचर अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आपने कहा था इसमें कौन आकर स्टोर होगा, क्लास की कॉपी। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें क्लास की कॉपी आकर स्टोर हुई, तो जहां पर मैं कैलसी क्लास का नेम लगा रहा था वहां पर मैं सीएलएस यूज कर सकता हूँ? हमने कहा कर सकते हो। क्यों कर पा रहे हो, किस आधार पे कर पा रहे हो? क्योंकि सीएलएस वेरिएबल में इस क्लास की कॉपी आकर स्टोर हुई है। ठीक है, यानी कि जो सीएलएस वेरिएबल होता है हमारा स्टैटिक मेथड क्लास मेथड का पैरामीटर, वो हमारी क्लास की कॉपी ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसके नाम से भी क्लास डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मैंने सीएलएस के बारे में सोचा ही नहीं, अजीब लग रहा था, मैंने तो क्लास के नेम से ही क्लास डेटा मेंबर एक्सेस करे जो कि मुझे बताया गया था। अब इन फ्यूचर आपसे कहा गया कि क्लास का नाम कैलसी की जगह कैलकुलेटर करना है, कर लो। लेकिन सर अब ये बताओ, इस क्लास का नाम कैलसी की जगह कैलकुलेटर करने पर मुझे अपने कोड को रन करने के लिए कहाँ कहाँ चेंज करने पड़ेंगे? एक तो जहाँ मेथड कॉल कराए, और फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर हो गया क्लास का नाम। थोड़ा सोचना है ना, सोचने वाला पॉइंट है। अगर मैंने क्लास मेथड के अंदर क्लास डेटा मेंबर को क्लास नेम की जगह सीएलएस से एक्सेस किया होता, और अब मुझसे यही कहा जाए कि क्लास का नाम कैलसी की जगह क्या करना है, मुझे कैलकुलेटर करना है, अब बताओ पूरे कोड में कहाँ कहाँ चेंज करने पड़ेंगे? कॉलिंग करते समय बस। क्यों यहाँ नहीं करोगे? नहीं, क्योंकि अब इसी में कौन क्लास की कॉपी आ जाएगी, कैलकुलेटर क्लास की कॉपी आ जाएगी। फायदा हो गया। तो यानी कि जब भी मैं क्लास मेथड बनाऊं तो मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे क्लास डेटा मेंबर यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सीएलएस हमें मिल जाता है जिसके अंदर क्लास की कॉपी आकर स्टोर हो जाती है। तो कल को क्लास का नाम बदलेगा तो मुझे हक नहीं है बदलने की, अपने आप वो चेंज होता रहे। तो सर यहाँ लगा दो फिर, यहाँ नहीं लगा सकते सीएलएस? अरे भाई ये पैरामीटर है, पैरामीटर लोकल स्कोप में होता है, सिर्फ इस मेथड की बाउंड्री में ही इसका यूज है, इसके बाहर थोड़ी चला लोगे इसे। तो क्लास मेथड के अंदर ही सीएलएस की फैसिलिटी है, ना कि पूरे प्रोग्राम में है। पूरे प्रोग्राम में तो क्लास का एक्चुअल नेम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे समझ। अब तीसरा और आखिरी, इस बार आपको फिर से कैलसी क्लास बनानी है, लेकिन इस बार कोई डेटा मेंबर ही नहीं है।
लेकिन फिर आपको क्या करना है, लॉजिक फिर भी लगाना है मल्टीप्लाई करने का। तो अब सर कौन सा मेथड में यूज करूं, डेटा मेंबर है ही नहीं मेरे पास कोई। तो इस सिचुएशन में स्टैटिक मेथड को याद करना चाहिए। स्टैटिक मेथड तब यूज करना है जब आपका लॉजिक, पढ़ो, स्टैटिक मेथड तब यूज करना चाहिए, लॉजिक डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्टेंस और क्लास डेटा मेंबर्स। ठीक है सर, पढ़ लिया। अब बना के दिखाओ। मल्टीप्लाई मेथड बना दिया और इसको बना दिया मैंने स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। तो ये बताओ इसमें डेटा लाओगे कहाँ से, अब मल्टीप्लाई कराओगे किसका जब डेटा ही नहीं है आपके पास। मेथड कह रहा मैं किसी फाइल से ले आऊंगा डेटा, मेरे अंदर फाइल ओपन होगी, फाइल ओपन करके मैं फाइल से ले आऊंगा डेटा। हो सकता है कि मैं यूजर से इनपुट करा लूंगा ऐसे करके, हो सकता है मैं किसी डेटाबेस से ले आऊं, हो सकता है किसी नेटवर्क से ले आऊं। लेकिन मुझे इंस्टेंस और क्लास डेटा मेंबर पर काम नहीं करना, मैं अपना अरेंजमेंट अपना कर लूंगा, जहां से डेटा लाना होगा अपना आप ले आऊंगा मैं। अगर ऐसा ही है तो आप एक काम करो, अगर आप ले ही आओगे तो पैरामीटर में ले आओ। ये भी तो एक तरीका ही हो गया, सीधा प्रिंट करा दो एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब जब इसे कॉल करेंगे तो क्लास के नाम से कॉल कर देते हैं, कैलसी डॉट, मेथड का नाम मल्टीप्लाई। और अब जब चलाओगे तो खुद डेटा देना पड़ेगा। तो जब कोई मेथड ऐसा बनाना चाहते हो जहां पर इंस्टेंस और क्लास डेटा मेंबर की जरूरत नहीं है, वो मेथड अपना अरेंजमेंट डेटा का खुद कर लेगा, तो फिर आपको स्टैटिक मेथड बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे मेथड होते हैं। किसी ने हमसे पूछा ऐसा कर देने से कौन सा गुना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं x = 10, y = 20 और सीधे ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेथड का चक्कर ही क्यों डाल रहे हो आप। मतलब कुल मिलाकर आपसे आसान भाषा में ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि क्लास के अंदर कोई लॉजिक लगाना है तो मेथड में लगाओ। सीधे लिखने में क्या दिक्कत है, अगर मुझे लूप चलाना है तो हमसे कहा जाता है मेथड में चलाओ। अगर मुझे इफ एल्स लगाना है तो हमसे कहते हैं ऐसे नहीं, सीधा चलाओ उसमें। यूजर से इनपुट लेना है तो क्लास में मत लो, क्लास के अंदर मेथड बनाओ, मेथड में लो। अगर मुझे यहाँ पर यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना है तो यहाँ मत लिखो कोड, एक मेथड बनाओ, मेथड के अंदर लिखो कोड। अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ मत लिखो, लिख सकते हो अपने का लिख सकते हो, क्लास के अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो, इंपोर्ट विम्पोर्ट जो करना है सब करो। लेकिन सब मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है, इसका आंसर नहीं मिल रहा हमारे लिए। चलो देते हैं आंसर। हमने क्लास में लॉजिक लिख दिया, मल्टीप्लाई का मेथड ही नहीं बनाया। अब ये बताओ, अगर मैंने मेथड बनाया होता तो वो कब चलता, जब उसे कॉल किया जाता। कितनी बार चलता, जितनी बार कॉल किया जाता। अब आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे क्वेश्चन का, कि अगर आपने मेथड के बिना ही लॉजिक लिख दिया तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, ये कब चलेगा। कॉल तो कर ही नहीं सकता ना, मेथड ही नहीं है, कितनी बार चलेगा फिर। आंसर, जब कोई भी लॉजिक डायरेक्ट क्लास के अंदर लिखते हो तो वो उसी समय चला दिया जाता है जिस समय क्लास मेमोरी में आएगी। यानी कि जैसे ही आप जुपिटर में शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, वैसे ही ये क्लास को मेमोरी लोकेट करी जाएगी, और वैसे ही वो कोड जो डायरेक्ट आपने लिखा हुआ है बिना मेथड के, उसी समय चला दिया जाएगा। और फिर कब चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जब तक क्लास का एग्जीक्यूशन होगा दोबारा कभी नहीं चल सकता ये कोड। अब आप दोबारा शिफ्ट एंटर करेंगे तब दोबारा चलेगा। लेकिन एक क्लास के एग्जीक्यूशन में अगर मैंने कोई मेथड बना रखा होता तो मैं उसी एग्जीक्यूशन में 10 बार मेथड कॉल कर सकता हूँ, वो कोड 10 बार चल जाएगा। तो अगर आप चाहते थे कि कोई भी कोड इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना हैवी है, तो वो बहुत मेमोरी खाता है, मैं चाहता ही हूं कि वो एक बार चले दोबारा चल ही ना पाए, किसी तरह से कोई कोशिश करे तब भी ना चले, तो एक बार क्लास मेमोरी में लोड हो तो वो एक बार ही चले, तो ऐसे कोड के लिए आप डायरेक्ट क्लास के ब्लॉक में लिख सकते हैं बिना किसी मेथड को बनाए हुए। चलेगा, दौड़ेगा। अब दोबारा कब चलेगा, जब ये दोबारा क्लास रन होगी। अगर ये क्लास मेथड में लिखा होता, अब मुझे क्लास वाले सेल को शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं होती, सीधा यहाँ पर मैं क्या करता, मेथड कॉल करता, जितनी बार करता उतनी बार क्लास को दोबारा मेमोरी में लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी दोबारा चलाना है तो दोबारा रन करना पड़ेगा क्लास को। इस तरह से क्लास के अंदर डायरेक्ट लॉजिक आपको नहीं लिखना चाहिए। लिखोगे तो कोई सिंटैक्स एरर आपकी नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट है
उनको आपको समझना होगा। देखो, चीजें थोड़ी सी अब तक जो पढ़ाई गई हैं उनसे अलग हैं। मैं अलग शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आज तक जो आपको पाइथन पढ़ाई गई है उसकी इनसाइड स्टोरी अब आपको पढ़ाई जा रही है। इनसाइड स्टोरी यही है। अब मैं आपको बताऊं, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड आप पढ़ चुके हो। अब आप बोलोगे कब पढ़ चुके हो, हमने कहा देखो बहुत सारे हैं जो आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर एक मॉड्यूल है, कल पढ़ाया था दोबारा पे पढ़ा रहा हूँ। डेट टाइम मॉड्यूल कर लिया। डेट टाइम मॉड्यूल में एक क्लास है, उसका नाम भी डेट टाइम। दिख रही है क्लास, नहीं दिख रही है? अब मैं इस पे डॉट लगाकर ऐसे लिख दूं नाउ। अब ये बताओ, ये कैसा? अगर ये मॉड्यूल का नाम है और ये क्लास का नाम है, कोइंसिडेंस का मॉड्यूल का नाम और क्लास का नाम सेम है, लेकिन क्लियर है कि ये क्लास का नाम है, तो ये क्या हो सकता है? क्लास के नेम पे डॉट लगाकर अगर मैं कोई मेथड कॉल करता हूँ, मेथड किस टाइप का हो सकता है? या तो क्लास मेथड होगा नाउ, या ये इसका क्या होगा, स्टैटिक मेथड होगा। और ये क्या काम करता है? सिस्टम का डेट टाइम लाने वाला काम करता है। इसको अगर मैं प्रिंट में लिख दूंगा तो ये और बेटर मैनर में ले आएगा। अब मैं आपको डेट टाइम क्लास का हेल्प लगा कर दिखाता हूँ। हेल्प डेट टाइम डॉट डेट टाइम क्लास है, डेट टाइम। अब इसके अंदर देखो, मेथड्स, मेथड्स, क्लास मेथड्स। क्लास मेथड में कौन सा मिल गया हमारा? आओ। ये तो क्लास के नेम से चला रहे हो आप, है ना? तो जब भी क्लास के नेम पे डॉट लगाकर आप क्या करते हैं, कोई चीज एक्सेस करते हैं, तो या तो वो क्लास मेथड है, या वो हमारा स्टैटिक मेथड है, या हमारा वो क्लास डेटा मेथड। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पर एक ही चैप्टर हुआ अभी? हाँ, अभी एक ही चैप्टर पूरा हुआ है। और उसका नाम क्या है चैप्टर का? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कितने चैप्टर हैं? इसके बाद इनहेरिटेंस, फिर इनकैप्सुलेशन, फिर नेस्टेड क्लास, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद गार्बेज कलेक्शन। तब जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी खत्म होगी। मतलब कम से कम अभी 5-6 चैप्टर आपके और बचे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने वाली चीजें हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, मेडिटेशन करो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। एज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम बना लो, मेडिटेशन से कम नहीं है। सारा कंसंट्रेशन होगा तभी बना पाओगे, वरना बनेगा नहीं आपसे। बनाते समय किसी का कॉल या मैसेज आ गया तो खत्म खेल, है ना? तो ये वो चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंटरव्यू के अंदर काफी पूछी जाती हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलप। वेबसाइट डेवलपर हैं, उनको तो ये पढ़ना ही होगा। एक बार पढ़ने समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना आए रिकॉर्डिंग को दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। और ऐसा भी होगा अब तो कि रिकॉर्डिंग सुनोगे घर जाकर नींद आ जाएगी, सो जाओगे रिकॉर्डिंग सुनते सुनते। रात को नींद नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग सुन लेना, नींद आ जाएगी। ऐसे टॉपिक है ये। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या करना है? फिर उस चीज को थोड़ी थोड़ी देर पर करना है। 10 मिनट रिकॉर्डिंग देख ली, मूड फ्रेश कर लिया, किसी से बात कर ली, किसी को मैसेज कर दिया, या कहीं बाहर घुमाए, पानी वानी पी लिया, फिर आगे 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग देखने फिर बैठ गए। तो ऐसे करके लगातार देखोगे तो नींद भी आ जाएगी इस बार। ये चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी अब तक की चीजें हो गई हैं। ठीक है, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का आप रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, फिर थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, फिर बैठ जाओ। तो लगभग इस 1 घंटे की क्लास तो मैं अभी जस्ट पढ़ाई है, इसको आप घर जाकर जब पढ़ो तो आप इसे 2.5 से 3 घंटे दो। अगर आप दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। और आप बोलोगे नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग देखने बैठे थे, नींद आ गई, आएगी। इसमें कोई नई बात नहीं, है ना? तो मैंने उसका सॉल्यूशन बताया कि आपको पूरी रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं देखनी है, 10 मिनट की देखनी है। 10 मिनट में जो पढ़ाया उसको समझना है, फिर रिफ्रेश हो जाओ, फिर आके बैठ जाओ, ऐसे करके पढ़ो, तब जाके आप अच्छा समझ पाओ। चलो फिलहाल मैं भी आगे नहीं पढ़ रहा, मैं भी इतना ही रखता हूँ। तो अब
परसों मिलेंगे, कल ऑफ रहेगा हमारा। तो अभी हम थोड़ा इसलिए कम पढ़ रहे हैं क्योंकि चीज़ें मुझे पता है कि थोड़ी सी पहले के मुकाबले थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप घर पे अपना आराम से पूरा टाइम देकर इन चीज़ों के नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए। ठीक है, फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन किसी का है, कुछ पूछना है तो पूछो।